डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की धमकी अब सच साबित होने लगी है। जिनपिंग ने पिछले महीने सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन के साथ शिखर सम्मेलन के दौरान ताइवान को लेकर धमकी दी थी। उन्होंने बाइडेन से चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि बीजिंग ताइवान को मुख्य भूमि चीन के साथ फिर से जोड़ देगा। जिनपिंग ने यहाँ तक कह दिया था कि ताइवान को मुख्य भूमि चीन में शामिल करने का समय अभी तय नहीं किया गया है। इस बयान के खुलासे के बाद से ही ताइवान के नज़दीक चीनी नौसेना और वायुसेना की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने देश के आसपास 4 चीनी युद्धपोतों और 2 सैन्य विमानों को ट्रैक किया है। सिर्फ दिसंबर महीने में चीन ने अब तक ताइवान के आसपास 222 लड़ाकू और बॉम्बर एयरक्राफ्ट और 137 नौसैनिक युद्धपोत भेजे हैं। ताइवान न्यूज़ के अनुसार चीनी नौसेना के जहाज़ों और विमानों को रविवार 24 दिसंबर सुबह 6 बजे से सोमवार 25 दिसंबर सुबह 6 बजे के बीच पूरे ताइवान में ट्रैक किया गया। MND के अनुसार ताइवान ने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कार्रवाइयों पर नज़र रखने के लिए लड़ाकू विमानों और नौसेना के जहाज़ों को भेजने के साथ साथ एयर डिफेंस मिसाइलों को तैनात कर दिया है। ताइवान की तत्कालिक और आक्रामक जवाबी कार्रवाई को देखते हुए चीनी विमान और युद्धपोत वापस लौट गए। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इस दौरान कोई भी चीनी विमान ताइवान जलडमरू मध्य को पार नहीं कर पाया या ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी कोने तक नहीं पहुंच सका। ताइवान समाचार के अनुसार चीन ने सितंबर 2020 से ताइवान के आसपास गश्त करने वाले सैन्य विमानों और नौसैनिक जहाज़ों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि करके ग्रे जोन रणनीति का उपयोग तेज कर दिया। ग्रे जोन रणनीति को स्थिर राज्य निरोध आश्वासन से परे एक प्रयास या प्रयासों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ताकत के प्रत्यक्ष और बड़ी मात्रा में उपयोग के बिना किसी के सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। बीजिंग ने इसी महीने अब तक ताइवान के आसपास 222 सैन्य विमान और 137 नौसेना जहाज भेजे हैं। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के कमांडर समेत कई बड़े सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि चीन 2027 से 2030 तक हर हाथ में ताइवान पर कब्जा जमा लेगा। इसके लिए वह बड़े पैमाने पर हमले और ताइवान को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर सकता है। उधर अमेरिका ने 2 टूक कहा कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिकी सैनिक जमीन पर सैन्य कार्रवाई में शामिल होंगे। अमेरिका ने पिछले 1 दशक में ताइवान को हथियारों से पाट दिया है। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे भी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हम हिंद महासागर के बारे में कुछ बात करें। शनिवार को हिंद महासागर में मालवाहक जहाज पर ड्रोन के हमले के बाद से भारतीय नौसेना सतर्क हो गई है। अमेरिका ने इस हमले का आरोपी ईरान पर लगाया है। इस बीच सोमवार को ईरान ने अमेरिका के गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। बता दें कि 23 दिसंबर को गुजरात तट के पास अरब सागर में एक रासायनिक टैंकर पर हमला किया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की प्रक्रिया उस वक्त सामने आई जब अमेरिका ने रासायनिक टैंकर का आरोपी ईरान को ठहराया था। बता दें यह घटना शनिवार सुबह लगभग 10 बजे बेरावल से लगभग 200 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में हुई। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन जहाज़ को खासा नुकसान पहुंचा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए पेंटागन के प्रवक्ता के बयान के मुताबिक जहाज़ पर ईरान की ओर से दागे गए एक तरफा हमले वाले ड्रोन ने आक्रमण किया था। लाइबेरिया के झंडे लगा हुआ केम प्लोटो जहाज़ ईरान से दागे गए ड्रोन हमले का शिकार हो गया। बता दें कि तेल टैंकर पर हमला शनिवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। टैंकर पर सवार चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं, जिनमें करीब 20 भारतीय भी शामिल हैं। ड्रोन हमले से टैंकर पर आग लग गई थी, लेकिन इसे बुझा दिया गया और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिस वक्त टैंकर पर हमला हुआ वो भारत की तटीय सीमा से करीब 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था। हमले की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक एयरक्राफ्ट टैंकर की सुरक्षा के लिए रवाना किया। साथ ही भारतीय तटरक्षक बलों के जहाज़ ICGS को भी टैंकर की सुरक्षा के लिए रवाना किया गया। आइए हम फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बारे में कुछ वार्तालाप करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। इस दौरान वो अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे और विभिन्न द्विपक्षीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, मॉस्को पहुंच गया हूं, अपनी बातचीत को लेकर आशान्वित हूं और सेंट पीटर्सबर्ग की भी यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को नई दिल्ली में कहा, समय के साथ परखी गई भारत रूस साझेदारी स्थिर और लचीली बनी हुई है और विशेषतः विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की भावना से रेखांकित है। जयशंकर रूस के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात करेंगे
और आर्थिक साझेदारी से जुड़े मामलों पर उनसे चर्चा करेंगे। वो द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंध और सांस्कृतिक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विदेश मंत्री के कार्यक्रम में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में वार्ताएं भी शामिल होंगी। दोनों पक्ष विशेष रूप से व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और संपर्क के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के अनेक पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बावजूद भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत बने रहे। भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल का आयात काफ़ी बढ़ गया है, जबकि पश्चिमी देशों में इसे लेकर बेचैनी है। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है और वो कहता रहा है कि कूटनीति और संवाद से संकट का समाधान किया जाना चाहिए। आइए हम राजौरी पुंछ सेक्टर के बारे में बात करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ मनोज पांडे सोमवार 25 दिसंबर को पुंछ पहुंचे। आर्मी चीफ ने कमांडो से मुलाकात की और उन्हें प्रोफेशनल तरीके से काम करने की हिदायत दी। आर्मी चीफ के दौरे से पहले ही सेना ने आरोपी जवानों के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। सेना ने सुरनकोट बेल्ट के प्रभारी ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी और 48 राष्ट्रीय राइफल के 3 जवानों को मौजूदा ड्यूटी से हटा दिया है। दरअसल आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। सुरनकोट इलाके में डेरा की गली और बफलियाज में हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने अमेरिकी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल से स्टील बुलेट फायर की थी। सैनिकों के शहीद होने के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। पूछताछ के लिए उठाए गए 8 संदिग्धों में से 22 दिसंबर को 3 के शव मिले थे। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। 21 दिसंबर को इस हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पैफ ने ली थी। आतंकियों ने सोशल मीडिया पर हमले वाली जगह की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें M4 राइफल के इस्तेमाल का दावा किया गया है। सूत्रों के अनुसार M4 राइफल आतंकियों के पास पाकिस्तानी हैंडलोड से आई थी। ये राइफल उस जखीरे का हिस्सा है जो अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से ज़्यादा समय वहाँ छोड़ गई थी। जानिए क्या है राजौरी के मौजूदा हालत। पुंछ और राजौरी जिलों में शनिवार 23 दिसंबर से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम मौके पर पहुंच गई हैं। सर्च ऑपरेशन सोमवार को भी जारी रहा। आतंकी की तलाश के राजौरी, पुंछ और बफलियाज में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के राजौरी दौरे से पहले सुरक्षाकर्मियों ने सुरनकोट इलाके में आने जाने वाली गाड़ियों की सख्त जांच की। सोमवार को भी राजौरी में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आम लोगों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पुंछ में आतंकी हमले में शहीद 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। कानपुर के बिट्ठूर में नायक करण कुमार के अंतिम संस्कार के दौरान सेना के जवान, परिवार, रिश्तेदारों ने अंतिम विदाई दी। सुरक्षा बलों ने जिन लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था उनमें से 3 की लाशें मिली हैं। मरने वालों में सफ़ीर अहमद, मोहम्मद शौकत और सबीर अहमद का नाम शामिल है। परिजन का आरोप है कि इन लोगों ने पिटाई के दौरान लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। जवानों ने पूछताछ के दौरान इन लोगों के साथ सख्ती दिखाई थी, जिसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। इसके बाद सेना ने मामले को गंभीरता से लिया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सेना की काउंटर इमरजेंसी यूनिट विवादों में घिरी है। अक्टूबर 2023 में भी एक सीनियर रैंक के अधिकारी ने थाना मंडी के पास ब्लू पोस्ट कैंप के अंदर अपने सहकर्मी पर गोलियां चलाई और ग्रेनेड विस्फोट किए थे, जिसमें 3 अधिकारी समेत 5 कर्मी घायल हो गए थे। सेना के सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जवानों के खिलाफ IPC धारा 302 का मामला दर्ज किया है। चूँकि मौजूदा मामला खास तरह का है, इसलिए जांच पूरी होने पर स्पेशल रिपोर्ट अलग से सौंपी जाएगी। एक ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी और 48 राष्ट्रीय राइफल के 3 जवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उधर जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 मृतकों के परिवार को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सेना ने जुड़े सूत्रों का कहना है कि लगभग 30 पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए राजौरी के जंगलों में छिपे हुए हैं। 16 दिसंबर को भी BSF के एक सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के फिराक में हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।